हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गेट सक्सेस विथ यूपीएससी टीचर अमित में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के तहत क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है, रंजीत सिंह के द्वारा राज्य में सम्मिलित था। तो देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन है ए दिल्ली, बी काबुल, सी मकराना और डी श्रीनगर। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर हो जाएगा। चलिए, थोड़ा इसके डिस्कशन को देख लिया जाए। तो दोस्तों, रंजीत सिंह का जन्म जो हुआ था वो 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था और महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी, जिसमें संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघन ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई और उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया। इस प्रकार जो विकल्प दिया हुआ है प्रश्न में, उसमें श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि रंजीत सिंह का जन्म जो हुआ था वो सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकरचकिया मिसल। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फिर से वही सवाल रिपीट है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो सुकरचकिया मिसल से। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी घटना चक्र पूर्वावलोकन से लिए गए हैं और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमृतसर, बी है पटियाला, सी है लाहौर और डी है कपूरथला। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी जो थी वो थी लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। क्योंकि दोस्तों 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई और रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया और उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपना राजधानी बनाया। इसलिए ऑप्शन सी आपका जो है वो सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। तो आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन जो है ए है अमृतसर, बी है लाहौर, सी है फिरोजपुर, डी है मुल्तान। तो राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लाहौर। क्योंकि रंजीत सिंह की जो न्याय व्यवस्था थी ना वो काफ़ी कठोर थी और राज्य की सर्वोच्च न्यायालय जो था रंजीत सिंह का, उसका नाम अदालत आला था, जो कि अदालत आला कहाँ स्थित था, तो लाहौर में स्थित था और रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। तो राजा रंजीत सिंह ने लाहौर में अपने न्यायालय, जिसका नाम अदालत आला था, उसकी स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच हुई थी। अमृतसर की संधि जो हुई थी वो महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच हुई थी, तो वो हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के साथ। महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के साथ। क्योंकि आपको बता दें कि 25 अप्रैल 1809 को 25 अप्रैल 1809 को, है ना, बंगाल का तत्कालिक गवर्नर जो था वो लॉर्ड मिंटो प्रथम की तरफ से चार्ल्स मेटकप तथा रंजीत सिंह के मध्य
अमृतसर की संधि हुई, जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला, सतलज नदी दोनों के क्षेत्र को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई। दोनों के क्षेत्रों को अलग करने वाली सीमा जो है सतलज नदी को माना गया। दोनों ने एक दूसरे के प्रति मित्रता रखने का आश्वासन दिया। तीसरा जो था वो था, इसका उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अमृतसर की संधि जो थी वो महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के द्वारा चार्ल्स मेटकप के साथ हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा? तो शाह शुजा से किया था, क्योंकि पंजाब जो था वो अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। लेकिन 1773 में जब इसकी मृत्यु हो गई और अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया और 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा, शाह शुजा कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था जो कि गद्दी पर बैठा, परंतु उसका भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकत जई सरदार फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में हटा दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर, जिसको कोह-ए-नूर कहा जाता है, इस हीरा को भेंट किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए है महाराजा रंजीत सिंह, बी है महाराजा शेर सिंह, सी है महाराजा दिलीप सिंह और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, महाराजा रंजीत सिंह। क्योंकि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि महाराजा रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 13 नवंबर 1780 को, कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था और 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। और फिर 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। और फिर 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1802 ईस्वी में विजय प्राप्त किया। और फिर उसके बाद रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे और उन्होंने उसी समय कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो ऑप्शन ए है हरि सिंह नलवा, बी है खड़क सिंह, सी है शेर सिंह, डी है नौनिहाल सिंह। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़क सिंह। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़क सिंह। क्योंकि 1893 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। तो महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी जो था वो था खड़क सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए है खड़क सिंह, बी है शेर सिंह, सी है नौनिहाल सिंह, डी है दिलीप सिंह, है ना? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिलीप सिंह। ठीक है। तो महाराजा दिलीप सिंह जो था वो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे और उन्होंने 1843 से लेकर के 1849 तक शासन किया। महाराजा दिलीप सिंह जो सिख राज्य का अंतिम राजा था, जिन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ।
बी कह रहा है कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। सी, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा। डी, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। देख सकते हैं ये यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी के ऑप्शन क्या है, गलत है। बाकी के ऑप्शन गलत है, क्योंकि पंजाब के पूर्व महाराजा जो थे दिलीप सिंह, उनका निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को, है ना। कहीं कहीं 22 अक्टूबर मिलता है और कहीं कहीं 23 अक्टूबर मिलता है। तो 23 अक्टूबर 1893 को कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, जो कि फ्रांस में है। शेष सभी कथन जो है असत्य है, और दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए यह ऑप्शन क्या है, गलत है। साथ ही साथ इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी, इसलिए ये कथन भी क्या है, गलत है। और दोस्तों इनकी अंत्येष्टि जो हुई थी वो नासिक में नहीं बल्कि इंग्लैंड में हुई थी, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन ए है, जो कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, कौन था। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि दलीप सिंह जो थे वो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे, और 1849 ईस्वी में 1849 ईस्वी में जो आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई, और उस पर अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब का क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया, और दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। तो सही ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कहता है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपका ऑप्शन ए कहता है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। बी कहता है कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। सी कहता है कि दिलीप सिंह को 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि लॉर्ड डलहौजी की जो 29 मार्च 1849 को घोषणा हुई थी, है ना, इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। 29 मार्च 1849 को घोषणा हुई, और जिसमें कहा गया कि संपूर्ण पंजाब का जो विलय है वो क्या कर लिया गया, अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। और फिर महाराजा दिलीप सिंह को 40,000 पाउंड, मतलब लगभग 4 से 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी गई, और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। तो इस तरह से कथन सी जो है वो क्या है, असत्य है। कथन ए और बी जो है वो सही है, और कथन सी असत्य है, इसलिए आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन ए कहता है एच.एम. इलियट, बी सर हेनरी लॉरेंस, सी जॉन लॉरेंस, और डी रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ए और डी दोनों हो जाएगा, अर्थात एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय किया गया उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में, कब, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस टैक्स बनाया गया, तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मॉन्सेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसमें आपका एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इससे संबंधित नहीं थे, क्योंकि जो 3 लोग थे वो कौन कौन थे, तो हेनरी लॉरेंस जिसको अध्यक्ष बनाया गया, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मानसेल जिसको सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर ए और डी दोनों हो जाएगा। बाकी सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस ये दोनों उस 3 लोगों की परिषद में थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ। तो प्रथम
आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ना, उस समय यहाँ का शासक जो था वो हैदर अली था, और इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। अंग्रेज़ों को इसमें मुँह की खानी पड़ी थी, है ना। अंग्रेज प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हार गए थे, और जीता कौन था? तो हैदर अली जीता था। और ये युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1767 से 1769 तक चला था, जिसमें अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य हुआ था। और इसमें निजाम, मराठे और अंग्रेज ये सभी हैदर अली के विरोध में थे। एक त्रिगुट संधि इन लोगों ने बनाया था, जिसमें हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया, और उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया, और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। और अंग्रेज़ों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेज़ों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया, और मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची, और अंग्रेज़ों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की। ठीक है, इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो हैदर अली की विजय हुई, और मद्रास की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था? तो ऑप्शन ए है नंजराज, बी है हैदर अली, सी है देवराज, और डी है चिक्का कृष्णराज, है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली। ठीक है, क्योंकि 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की, और 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा, और 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया, और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया, और 1777 में उन्होंने पुरसान मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। तो अब आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया? तो हैदर अली ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, है ना। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, तो इसमें से कौन था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया? ऑप्शन ए है कैप्टन पॉपहेम, बी है सर आयरकुट, सी है सर हेक्टर मुनरो, और डी है जनरल गोडाई। इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जनरल आयरकुट। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सर आयरकुट, है ना, जो कि हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में 1 जुलाई 1781 को 1 जुलाई 1781 को पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम में, बी है मैसूर में, सी है बेंगलोर में, डी है कोयम्बटूर में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में, है ना। टीपू सुल्तान जो कि श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, और यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर जो होगा देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है कि हैदर अली, बी कहता है मीर कासिम, सी साल आलम द्वितीय, और डी टीपू सुल्तान। तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। देख सकते हैं कि IAS प्री 2001 और UP PCS प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया है। टीपू सुल्तान ने ही आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ हराया था? तो ऑप्शन ए है आपका हैदराबाद में, बी है पोलीलूर में, सी है सेरिंगपट्टनम में, डी है निजामाबाद में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड पोलीलूर में, है ना। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर में हराया था। कहाँ हराया था? पोलीलूर में। क्योंकि हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। उसके बाद फिर 10 सितंबर 1780 को हैदर अली और टीपू सुल्तान की संयुक्त सेनाओं ने पोलीलूर, जिसका अन्य नाम जो है वो पेरुम्बकम है, तो इस युद्ध में कर्नल बेली को बुरी तरह से हराया। कर्नल किसको? कर्नल बेली को बुरी तरह से पराजित किया। और बेली की पराजय का समाचार सुनकर कर्नल हेक्टर मुनरो जो था, जो कि बेली की सहायता के लिए आ रहा था, वो वापस लौट गया। क्योंकि यहाँ पर कर्नल बेली जो था वो क्या हो गया था? वो हार गया था। तो उसकी सहायता के लिए कर्नल हेक्टर मुनरो आ रहा था, जो कि उसकी हार की समाचार सुनकर वापस लौट गया। अतः विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर में हराया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो की वो किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ की। किसके साथ की? टीपू सुल्तान के साथ। और ये कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। जब इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देना था। तो श्रीरंगपट्टनम संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। और कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया, है ना। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ हुई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ऑप्शन ए है 1857, बी है 1799, सी है 1793 और डी है 1769। तो टीपू सुल्तान जो था वो 1799 ईस्वी में, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है ना। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि कह रहा है कि हैदर अली पराजित हुआ, नहीं, ये गलत है। क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की विजय हुई थी और इस समय अंग्रेज गवर्नर बेरलस्ट था। कौन था? तो लॉर्ड बेरलस्ट। ऑप्शन बी कहता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत क्या था? तो ये कब हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? तो 1780 से 84, है ना। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और यह युद्ध 1784 ईस्वी तक चला और मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। आगे कहता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? 1790 से 92 तक, है ना। और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा और फिर यह युद्ध जो है 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ऑप्शन डी कहता है ऑप्शन डी कहता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित है। ऑप्शन डी सही सुमेलित है क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी और टीपू सुल्तान इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बस एक तरफ विभिन्न संधियों के नाम है, दूसरे तरफ वो संधि किस वर्ष हुआ था उसका वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि जो है वो अंग्रेज़ों और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी प्रथम इलाहाबाद की संधि, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी वो आपका अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि 1765। अगला है आपका मंगलौर की संधि। तो मंगलौर की संधि जो हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी 1780 से 84 के समय, है ना। तो इसके बाद 1780 से 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला। इसके बाद अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई थी। तो ऑप्शन बी का 2 हो जाएगा, 1784 ईस्वी। तीसरा है आपका सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि जो है वो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, जो कि 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था, महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से अंग्रेज़ों और मराठों के बीच 1782 ईस्वी में हुई थी। तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। और फिर आपका अंतिम है मद्रास की संधि, जो कि 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। और ये कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि 1765, है ना, मद्रास की संधि 1769, सालबाई की संधि 1782 और मंगलौर की संधि 1784। तो इस तरह से देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। तो उस चर्च का नाम बताना है। तो इसमें आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरधना में, है ना। बेगम समरू ने जो अति महत्वपूर्ण प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया वो कहाँ करवाया? तो सरधना में करवाया। और ये लगभग कब हुआ? तो 1750 से 1830 के बीच, है ना। एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधाना में कराया था। सरधाना कहाँ है? तो मेरठ के निकट है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए कहता है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बी कहता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सी कहता है कि आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। डी कहता है कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। और ये सवाल पूछ भी रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि रंजीत सिंह ने तोपखानों पर अत्यधिक बल दिया था, है ना। रंजीत सिंह जो थे वो तोपखानों पर अत्यधिक बल दिए थे, इसलिए लाहौर तथा अमृतसर में तोपों, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। ठीक। अगला ऑप्शन है आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और डी है कि टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो गलत है ना। ऑप्शन ए जो है वो क्या है? गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये इस सेशन का अंतिम सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बिल्कुल गलत है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। दूसरा कहता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ये भी गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में नहीं बल्कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में, है ना। टीपू सुल्तान जो है लड़ाई के दौरान ही मारा गया। अब कथन 3 कहता है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र किया। तो ऑप्शन 3 जो है वो क्या है? आपका सही है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल बी, क्योंकि प्लासी का युद्ध जब हो रहा था 1757 में, तो सिराजुद्दौला की पराजय के लिए
जो उसका खुद का सेनापति था मीर जाफ़र, उसने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो ये आज का आपका अंतिम सवाल था। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।